हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हम लोग काफ़ी समय बाद मिल रहे हैं। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा करिश्मा। गुड मॉर्निंग गुड्डू, राधे राधे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग पूजा। चलिए आ जाइए, सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे जल्दी से। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा एम एन रॉय। ओके। ओ गुड्डू, ओके ओके, मैंने भी मिस किया क्योंकि हम लोग भी कल मैं क्लास लेने वाला था लेकिन कुछ कारणवश नहीं ले पाए। ठीक है। तो हो सकता था आज भी ना ले पाते, लेकिन हमने आज कैसे भी कैसे बनाया है सब कुछ इंतजाम, और फिर आज मैंने क्लास लेने की कोशिश की है। तो गुड मॉर्निंग विश्वजीत। आई एम फाइन एंड विश्वजीत एंड यू। तो आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, है ना। चल, मानवेंद्र नाथ रॉय। ओके ओके। यस, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग पंकज। चलिए सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। और हो सकता है कई स्टूडेंटों को पता ना हो, तो मैंने एक बार आप सबको इन्फॉर्म भी कर दिया था ग्रुप में भी, और आपके लिए अनाउंसमेंट भी कर दिया था, जिससे कि आपको समय से क्लास के बारे में पता चल जाए और आप सभी लोग ज्वाइन कर लें। और संडे है, वैसे भी आज कम लोग ही ज्वाइन करेंगे क्योंकि संडे मना रहे होंगे, है ना। लेकिन आज हम लोग दोनों क्लासें करेंगे, ओके। कल भी करेंगे। रेगुलर दो क्लासें होंगी। एक सुबह रहेगी जो 9 AM पर होगी, और एक शाम के रहेगी जो 8 PM पर होगी। ओके। तो हो सकता है आज मेरा कैमरा ऑफ रहेगा क्योंकि बैकग्राउंड में सही नहीं है बैकग्राउंड, इस वजह से। ओके। 8 PM में कौन सा टॉपिक होगा। गुड्डू, ऑलरेडी मैंने क्लास शेड्यूल कर दी है 8 PM वाली, तो उसमें टॉपिक भी दिया है, कबीर एंड बर्नी के बारे में पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग पंकज। ठीक है, तो कबीर एंड बर्नी के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ आज हम लोग पढ़ेंगे एम एन रॉय। एम एन रॉय के बारे में देख लेते हैं हम लोग। ओके। चलिए 2 मिनट और वेट करेंगे बाकी सभी स्टूडेंटों का, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि कल मैंने आप लोगों की चैट पढ़ी है ग्रुप में, जो आप लोगों ने उसमें की है। ऐप पर जो आप लोगों की चैट होती है, आप सभी की बात हुई होगी, तो वो मैंने देखी है। ठीक है। तो उसमें कई स्टूडेंट कह रहे हैं सर क्या है, इनफ है ये चीज़ें जो आप पढ़ा रहे हैं, और कई कह रहे हैं, और एक कोई न्यू स्टूडेंट है जो कह रहा है कि सर अलग से चैट बॉक्स या चैट ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, तो ऐसा कुछ मत करिएगा आप लोग। ठीक है। क्योंकि हो सकता है, देखिए आज के टाइम में बहुत फ्रॉड भी होता है। ठीक है। और ऐसे आप किसी पे बिलीव भी मत कीजिएगा, मैं कहूँगा एकदम सही बात। ठीक है। और दूसरी बात, जो आपको पढ़ाया जाए पहले वो पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप दूसरा पढ़िएगा। ठीक है। क्योंकि अगर आप कंटेंट इकट्ठा करेंगे तो आप पढ़ेंगे कब। ठीक है। इकट्ठा करने से अच्छा है जो आपको दिया जा रहा है वो पढ़ते रहिएगा। ओके। तो इससे बहुत आपको फायदा मिलेगा। जो मिल रहा है वो पढ़ते रहिएगा, और वो पढ़ लेंगे। बार बार पढ़ने पर सब कुछ होता है। कंटेंट ज्यादा और कई किताबों से एक टॉपिक पढ़ने से कुछ नहीं होता है। कंटेंट को बार बार रिवीजन करना, पढ़ना, और उसे अप्लाई करना, क्वेश्चन मॉक पेपर देना, है ना, मॉक टेस्ट देते रहिएगा। इससे आपकी सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। गुड मॉर्निंग कोमल। यस, वेरी गुड करिश्मा। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। 5 मिनट हो चुके हैं, हमने सभी का वेट कर लिया है। अलग अलग कंटेंट लेने से कंफ्यूज ज्यादा होते हैं। यस, कंफ्यूजन ज्यादा होती है गुड्डू एंड करिश्मा। देखिए, आप कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, हमसे भी आप फिर पूछेंगे तो हम कहेंगे भाई ऐसा मत कीजिए, और फिर हम भी आपका जवाब देना बंद कर देंगे। क्योंकि जब आप कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे तो हम बार बार उस चीज को वेरीफाई करने के लिए हर जगह थोड़ी ना घूमते रहेंगे, क्योंकि हमें भी समय से पढ़ाना है चीज, है ना। एक कंटेंट पढ़िए और उसे बार बार पढ़ते रहिए, उसी को बस घुमाकर पूछते हैं, ये हम आपको कई बार बता चुके हैं, है ना। लैंग्वेज को मैनिपुलेट कर देते हैं, बस वहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है। चल, तो आई होप सभी लोग स्टूडेंट
आ चुके होंगे। तो वेलकम टू सेशन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं अतुल कुमार आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूं और हम लोग आज पढ़ेंगे एम एन रॉय के बारे में। तो देख लेते हैं हम लोग थोड़ा एम एन रॉय को। सबसे पहले एक हम लोग मोटिवेशन कोड लेंगे, उसके बाद हम लोग एम एन रॉय को पढ़ेंगे। संघर्ष आपकी क्षमता को बढ़ाता है, आपको सफलता की ओर करीब लाता है। जब आप संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे तो क्या होगा, आपकी क्षमता बढ़ेगी और क्षमता जब बढ़ेगी तो निश्चित ही निश्चित आपको सफलता मिल जाएगी। जब आप बार बार रिवीजन करेंगे, कई चीजों का करते रहेंगे तो क्या होगा, वो संघर्ष ही तो है आपका, वो आपको जीआरएफ की ओर ले जाता है। ठीक है, तो यही होता है संघर्ष। चल आगे बढ़ते हैं। एम एन रॉय का जन्म 1887 से 1954 में हुआ था और यहाँ तक ये चले थे, जीवित रहे। मृत्यु उनकी 1954 में हो जाती है। ये यहाँ पर हमने थोड़ा सा नाम दिया है। यहाँ हम लोग इनका देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। वॉइस आप सभी को क्लियर है ना? आई होप अभी तक तो जो मैंने कहा है वो आप सबको समझ में आया है, तो वॉइस क्लियर ही होगी, है ना? चल, तो हम लोग देख लेते हैं एम एन रॉय का परिचय। एम एन रॉय अर्थात मानवेंद्र नाथ रॉय, इनका जन्म 6 फरवरी 1886 को बंगाल के 24 परगाना जिले में हुआ था। अगला है, ये यहाँ इनकी डेट याद रखिए, कहाँ हुआ था, बंगाल में। बस ये हम इसलिए आपके लिए मेन पॉइंट लाते हैं ताकि आप चीजें क्लियर याद रख लें, है ना? 6 फरवरी 1886 बंगाल में हुआ था। और इनका दूसरा है, जो प्रारंभिक चरण में क्रांतिकारी थे, हावड़ा षड्यंत्र एवं कानपुर षड्यंत्र के केस में गिरफ्तार किए गए थे। तो यहाँ 2 केस में ये गिरफ्तार किए गए थे। इनका जो जीवन काल है वो 3 स्टेज में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। 3 स्टेज में पहला क्रांतिकारी रहता है, दूसरा कट्टर मार्क्सवादी रहता है और तीसरे में ये बन जाते हैं नव मानवतावादी। ओके, ह्यूमनिज्म आ जाता है, न्यू ह्यूमनिज्म के बारे में ये बात करते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। तो इनके जीवन को हम लोग 3 चरणों में, 3 स्टेज में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा, ये प्रारंभिक चरण में जब क्रांतिकारी थे तब इन्हें हावड़ा केस एवं कानपुर षड्यंत्र में गिरफ्तार किया गया था। मानवेंद्र नाथ रॉय विशुद्ध भौतिकवादी विचारक थे। उन्होंने भारतीयों के आध्यात्मिकता के सिद्धांत को नकार दिया था। गांधी और नेहरू के कठोर आलोचक थे। विशुद्ध भौतिकवादी विचारक अर्थात आर्थिक संसाधनों पर दुनिया कायम है, दुनिया टिकी हुई है। ओके, मटेरियलिस्टिक थिंकर भी है। और 1920 में इन्होंने अपने आप को क्या कहा था, सोशलिस्ट अर्थात समाजवादी। ओके, ये चीज याद रखिए। गुड मॉर्निंग साबा हुसैन। तो गांधी, जब कोई भी थिंकर विशुद्ध भौतिकवादी होगा तो वो आध्यात्मिक अर्थात स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानता है, स्पिरिचुअल नहीं होगा, तो वो गांधी और नेहरू का कठोर विचारक तो होगा ही, क्योंकि गांधी और नेहरू ये आध्यात्मिकता को भी मानते थे, है ना? तो इनको याद रखिएगा, गांधी एवं नेहरू की कठोर आलोचक है। इनके जीवन के हम 3 चरणों को देखेंगे। पहला चरण होगा क्रांतिकारी राष्ट्रवादी होगा, दूसरा चरण होगा कट्टरपंथी कट्टर मार्क्सवादी होगा और तीसरा जो चरण होगा मार्क्सवाद को त्याग करके नव मार्क्सवाद की ओर बढ़ना। क्योंकि इन्होंने जब मार्क्सवाद को पढ़ा, स्टार्टिंग में तो इनके ऊपर बहुत अच्छा मार्क्स का प्रभाव पड़ा, तब ये क्रांतिकारी बन गए थे जब युवा अवस्था थी इनकी। और फिर उसके बाद ये जब इन षड्यंत्रों में कानपुर एवं हावड़ा षड्यंत्र में जेल में गए, तब उन्होंने देखा और मार्क्स की कुछ गलतियां देखी, है ना? तब गलतियां देखने के बाद, क्योंकि वो कट्टरपंथी मार्क्सवादी थे और मार्क्सवादी होने के साथ जब उन्होंने क्रांति की, जेल में जाते हैं। जेल में जाने के बाद क्या होता है कि वो मार्क्स के बारे में फिर से पढ़ते हैं, मार्क्स के बारे में अध्ययन करते हैं और मार्क्स की कमियां देखते हैं, उन कमियों को ठीक करते हैं और फिर अपने अंदर एक मानवता लाते हैं। मानवता को हम लोग देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। इनके 3rd स्टेज को न्यू ह्यूमनिज्म के बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, तो यहाँ से अब क्वेश्चन जो भी बनेगा आपका, एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन कैसे बन सकता है। सबसे पहली बात, पहला चरण क्रांतिकारी, दूसरा चरण कट्टर मार्क्सवादी, तीसरा चरण नव मार्क्सवादी। अब पूछ लेते हैं कि मानवेंद्र एम एन रॉय के जीवन के 3 चरण हैं, निम्न में से कौन कौन से हैं या कौन कौन से नहीं हैं। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा, इसलिए तीनों आपको एज इट इज याद रखना है। ओके, रिवोल्यूशनरी, हार्डकोर मार्क्सिस्ट एंड न्यू ह्यूमनिस्ट। ओके,
क्लियर है यहाँ तक? आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। एक बार थम्स अप दीजिए और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड। चलिए, इनकी कुछ पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है क्योंकि ये बार बार पूछी भी गई हैं। जैसे इंडिया इन ट्रांजिशंस, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। मटेरियलिज्म, द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम, न्यू ह्यूमनिज्म, साइंस एंड फिलोसफी, बियॉन्ड कम्युनिज्म, रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन। तो ये बहुत अच्छी पुस्तक है और इसका शॉर्ट ट्रिक ये है, 3Q, RQ, RQ। तो आप याद रख लीजिएगा, रॉय, रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन, है ना? तो ऐसे बुक याद करिएगा क्योंकि बहुत कम हो पाती है बुक याद। बहुत सारे थिंकर की बहुत बुक है, तो याद करने की आपको कुछ ना कुछ एक पॉइंट देख लीजिएगा कि ये किससे मैच कर रहा है, उसी थिंकर की बुक हो सकती है। ओके, क्लियर? रेवोल्यूशनरी एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन चाइना, 1 year ऑफ नॉन कॉपरेशन फ्रॉम अहमदाबाद टू गोवा, सॉरी गया। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। तो ये पुस्तक के बारे में बहुत कुछ इन्होंने कहा है, उनको भी हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं संक्षेप में। ओके, तो ये तो इनकी जो है, ये इनकी पांडुलिपि है, जो काउंटर कल्चर के बारे में, जो ये काउंटर कल्चर के बारे में बात करते हैं, तो उसके बारे में ये चीज याद रखिएगा। थोड़ा 2 मिनट वेट करिएगा। देखिए, ठीक है। तो काउंटर कल्चर के बारे में ये, वही इनकी पांडुलिपियां हैं। और इंडिया एंड ट्रांजिशन, इंडिया कैसे बदल रहा था, साम्राज्यवाद का विरोध के बारे में यहाँ बात करते हैं, है ना? इंडिया एंड ट्रांजिशन जो पहली पुस्तक है इनकी, साम्राज्यवाद के विरोध के बारे में यहाँ चर्चा करते हैं। न्यू ह्यूमनिज्म, मानव को केंद्र में रख के क्रांतियां बनाई जाए, एक मैनिफेस्टो इन्होंने जारी किया था। ओके, द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम के बारे में भी बात करते हैं। कांग्रेस का विरोध भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कहते हैं कि साम्राज्यवाद जो था उसमें कांग्रेस ने क्या किया कि उन लोगों से साठगांठ, मतलब एक समझौता किया, एक इनडायरेक्टली दोनों लोग मिल गए हैं, लेकिन जनता को क्या दिखा रहे हैं कि हम आजादी मांग रहे हैं, लेकिन ब्रिटिशों के जाने के बाद भी क्या होगा, हम लोग गुलाम होंगे। किन के होंगे? जो सरभारा, सॉरी, जो पूंजीपति या बुजुर्ग समाज होगा। ओके, इसलिए इन्होंने कांग्रेस की आलोचना भी की है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने इंडियन सोसाइटी की एनालिसिस की, उसमें समझा कि हम लोग उसे कैसे आजाद कर सकते हैं भारत को, और उसे देखा कि उसमें किन लोगों का शोषण हो रहा है और कौन कर रहा है। ओके, देख लेते हैं हम लोग थोड़ा यहाँ। देखते हैं। एम एन रॉय ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से भारतीय समाज का एक विश्लेषण किया। और मार्क्सवादी दृष्टिकोण अच्छा क्या है ये आपको बताना है। चलिए, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग चैट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है, मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू कैसा था। नहीं करिश्मा, तबीयत मेरी ठीक है क्योंकि 2-3 दिन से लगातार ट्रैवल हो रहा है ना? और आज ग्रीन सीट भी नहीं है, इस वजह से हम आपको कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, चलिए, आप बताइए मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मार्क्स का दृष्टिकोण क्या कहता है और कैसा है? चलिए जवाब दीजिए। ओके, साम्यवाद लाना। और कोई? गुड्डू, विश्वजीत, पंकज, पूजा, क्रांतिकारी है। सभी लोग भूल गए क्या बाकी सभी? मार्क्सवादी पढ़ाया था।
समाज किस पर टिका हुआ है? आर्थिक संसाधनों पर, है ना? वो है मार्क्स का दृष्टिकोण। ओके, मार्क्स का व्यू क्या है? जब किसी भी सोसाइटी की हम लोग एक विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे किसी भी सोसाइटी का मार्क्स के दृष्टिकोण से, तब क्या होगा? हम देखेंगे इस सोसाइटी में कौन से वर्गों के बीच शोषण चल रहा है और कौन कर रहा है। ओके, ये चीज आर्थिक संसाधनों पर। ओके, तो उन्होंने ये चीजें की हैं और उन्होंने विश्लेषण एनालिसिस किया है। तो उन्होंने कहा है कि भारत संक्रमण की स्थिति में है और इसे एक वर्ग के आर्थिक विकास और शेष के शोषण के आधार पर आंका जाना चाहिए, जो लोगों में विद्रोह की भावना पैदा करता है। तो जब एम एन रॉय मार्क्स के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे प्रभावित थे, तब उन्होंने देखा कि जो भारत में संक्रमण की स्थिति है उसमें क्या है कि एक वर्ग का शोषण हो रहा है और कौन कर रहा है? जिसके पास आर्थिक विकास है वो लोग शोषण कर रहे हैं। ओके, तो और विद्रोही की भावना भी पैदा हो रही है कि लोगों का एक शोषण बहुत ज्यादा हो रहा है और जब ज्यादा होगा तो क्रांति होगी। और विद्रोह वर्तमान संक्रमण का सार है, जो दिवालिया सामाजिक आर्थिक संरचना को एक ऐसी व्यवस्था में बदल देगा जो लोगों की प्रगति के लिए अधिक से अधिक सुविधाओं को प्रभावित करेगा। और ये विद्रोह जो क्रांति होगी तो वो क्या करेगी? मार्क्स के अनुसार जब क्रांति होगी तो क्या होगा कि सभी को सुविधाएं मिल जाएंगी, सभी के लिए आर्थिक संसाधन सब में बांट दिए जाएंगे और फिर क्या होगा कि लोगों को सभी को सुविधाएं मिलेंगी, सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार काम करेंगे और आवश्यकता के अनुसार उपभोग करेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर? तो उनका सीधा सा आपको याद रखना है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि एम एन रॉय ने इंडियन सोसाइटी का अध्ययन या विश्लेषण एनालिसिस किस थिंकर या किस विचारधारा के दृष्टिकोण से किया? तो आपको याद रखना है मार्क्सवादी दृष्टिकोण से। ओके, अब इसी को घुमा के कैसे पूछ सकते हैं? एम एन रॉय ने इंडियन सोसाइटी का विश्लेषण आर्थिक संसाधनों पर आधारित रूप से व्याख्या की, तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ दोनों चीजें हो सकती हैं। अब भाषा कैसे मैनिपुलेट करेंगे? हो सकता है आपको मार्क्सवादी दृष्टिकोण की जगह मार्क्सवाद का सीधा लिख दें कि आर्थिक संसाधनों को देखा उन्होंने, है ना? तो ये चीजें मैनिपुलेट होती हैं, कोई नया कंटेंट कहीं से भी नहीं लाता ये एंटी, ठीक है? सिर्फ इन्हीं चीजों को मैनिपुलेट कर देता है। यहाँ तो हमने सीधा आपको शब्द दे दिया मार्क्सवादी दृष्टिकोण, मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ से शब्द वो और उठा लेंगे कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या था कि शोषण के आधार पर आंका जाता है, आर्थिक विकास और शेष वर्ग के आधार पर आंका जाना चाहिए। यही चीजें उन्होंने बताई। ओके, यहाँ तक क्लियर सभी को? ये चीज आपको कंफर्म हो जानी चाहिए। ओके, तो इस एक शब्द का मतलब अर्थ बहुत होता है। ओके, और जब आपको अर्थ क्लियर हो जाएगा तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उनके हम लोग व्यूज देख लेते हैं, कांग्रेस के प्रति उनका व्यूज क्या था, दृष्टिकोण क्या था। तो उन्होंने कहा कि भारत में कम्युनिस्टों को राष्ट्रीय विकास के लिए जनता को मौजूद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी के खिलाफ एक लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में संगठित करना चाहिए। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो तो हमें ठीक है आजादी दिला देगी, लेकिन जब आजादी वो दिला देगी तो आगे जाके वो शासन करेगी, राइट? तो हमें इसके अगेंस्ट एक लोकतांत्रिक पार्टी बना लेनी चाहिए। ओके, तो यहाँ इनकी कुछ पार्टियों का हम आपको कार्यक्रम बता देंगे, वो आप लोग नोट कर लीजिएगा, किस पार्टी में कब ज्वाइन हुए और कौन सी पार्टी बनाई इन्होंने, वो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ सबसे पहले आपको याद रखना है, ये पहले ये हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय कम्युनिस्टों के लिए कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है जो राष्ट्रवादी पार्टी के खिलाफ एक हमें लोकतांत्रिक पार्टी बना लेना चाहिए, जिसमें जनता सर्वोपरि होगी, जिसमें जनता का समर्थन होगा। ओके, ब्रिटिश शासन को चुनौती देने के लिए भारतीय पूंजीपतियों द्वारा क्या बनाया गया था? राष्ट्रीय कांग्रेस बनाया गया था, है ना? जो पूंजीपतियों के द्वारा बनाया गया था और उन्होंने जो पार्टी बनाई और उन्होंने वही मांगे रखी जो किनके लिए उपयोगी हो, किनके लिए उपयोगी हो? चलिए बताइए। मांग उन्होंने वही रखी जो पूंजीपति वर्ग के लिए उपयोगी हो, कांग्रेस ने। ठीक है, तो कहीं जनता की तो भलाई की नहीं। इसीलिए एम एन राय कहते हैं
कि भाई जनता को हमें सर्वोपरि रखना है। ओके, इसलिए उन्होंने कहा है कि हमें एक कांग्रेस के अगेंस्ट भी एक हमें लोकतांत्रिक पार्टी का गठन कर लेना चाहिए। तो राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में बताया है, और एक बार जब वे ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकेंगे तो वे जनता को धोखा देंगे। वही बात वो कह रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? जब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, शासन को उखाड़ फेंकेगी, ब्रिटिश शासन को, तब उसके बाद क्या करेगी, वो जनता को धोखा देगी। और जब जनता को धोखा देगी तो फिर वो क्या करेगी, जैसे ब्रिटिश शासन हमारा शोषण कर रहा था, अब कांग्रेस करेगी, तो कांग्रेस की हमें अगेंस्ट एक पार्टी बनानी होगी। ओके, इसे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर भरोसा करना चाहिए। इसीलिए हमें भरोसा होता है कि आंदोलन होगा तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट समझेगी, है ना? क्लियर है यहाँ तक सभी को कि कांग्रेस पार्टी के प्रति उनका दृष्टिकोण कैसा था? एक आलोचनात्मक था। ओके, एक बार थम्स अप दीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, रॉय का मॉडिफाइड व्यू। अब रॉय ने अपने विचारों को परिवर्तन किया। कब किया? ये मैंने आपको बताया था कि 1930 में, जब वो जेल 1930 से 1936 के बीच जेल में रहते हैं, तभी वो क्या करते हैं, अपने व्यूज चेंज करते हैं। क्योंकि मार्क्सवादी दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया था, तब वो क्या कह रहे थे, क्रांति करिए, सब करिए और अच्छे से हटा दीजिए, सबको खत्म करिए, आर्थिक संसाधन बांट लीजिए। यही बात उन्होंने की थी। लेकिन जब वो जेल में थे तो इस अवधि के दौरान उन्होंने मार्क्सवाद की बुनियादी धारणाओं एवं क्रांति के लिए रणनीतियों पर पुनर्विचार किया। जो उन्होंने रणनीति बनाई थी, है ना, शासन करने, मतलब शासन को हटाने के लिए, ब्रिटिश शासन को, और समाज को एक लोकतांत्रिक एवं लोक केंद्रित बनाने के लिए, जनता का केंद्रित बनाने के लिए, उसके लिए उन्होंने जो रणनीतियां एवं क्रांतिकारी मतलब जो भी स्ट्रेटेजी बनाई थी, उन पर उन्होंने पुनर्विचार किया। ठीक है, अब पुनर्विचार करने के बाद, रीथिंक करने के बाद, उन्होंने कुछ उसमें गलतियां देखी तो उन्होंने उसमें सुधार किया। और सुधार क्या किया कि अब हमने जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाया था उसको हम लोग अपनाएंगे, लेकिन जनता को भी साथ रखेंगे। अब एकदम कट्टरपंथी बात नहीं करते हैं, अब ये मानवता की बात करते हैं। ओके, तो देख लेते हैं। उनका मुख्य और तात्कालिक उद्देश्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जनता के समर्थन में राष्ट्रीय संघर्ष का एक अंग माना जाता है। तो उन्होंने अब कांग्रेस के प्रति भी उनके विचार चेंज हुए कि हमें राष्ट्रीय कांग्रेस का हमें समर्थन देना चाहिए और उसमें ऐसे बदलाव करने चाहिए कि वो जनता के समर्थन पर काम करे। ओके, और अगला है, उन्होंने यह प्रस्तावित किया कि साम्यवाद को भारत में जैकोबिनवाद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। अब जैकोबिनवाद क्या है, इसे थोड़ा समझ लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कई स्टूडेंटों को पता भी नहीं होगा। तो जैकोबिनवाद क्या है? जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ओके, फ्रांसीसी क्रांति याद रखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति में एक जैकोबिन क्लब बनाया गया था। जैकोबिन क्लब बना, उसमें बात क्या की गई थी, समानता, स्वतंत्रता, इक्वलिटी, लिबर्टी, फर्टर्निटी, बंधुत्व, भाईचारा की बात की गई थी। और इसी को इन्होंने अपनाया है, रॉय ने। तो रॉय ने कहा जो हम साम्यवाद को लाएंगे भारत में, वो जैकोबिनवाद द्वारा लाएंगे। जैकोबिन कैसा होगा? समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे की बात करेगा। क्लियर है यहाँ तक कि जैकोबिनवाद क्या है? क्योंकि शब्द समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछ लेते हैं कि रॉय साम्यवाद को इक्वलिटी, लिबर्टी एवं फर्टिनिटी के द्वारा प्रतिस्थापित करना चाहते हैं, तो बिल्कुल, है ना, या फिर पूछ लेंगे कि जैकोबिनवाद क्या है। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब अगला आता है 1930 के दशक में उन्होंने कांग्रेस का एक जन राष्ट्रीय आंदोलन है और यह किसी विशेष वर्ग के लिए राजनीतिक दल नहीं है। ठीक है, अब उनके व्यू चेंज हो गया 1930 के दशक में। उन्होंने कांग्रेस को एक क्या मान लिया? जन राष्ट्रीय आंदोलन मान लिया। देखिए देखिए करिश्मा, एक चीज देख लीजिएगा, इनकी लाइफ जो है वो 3 स्टेज में चलती है, क्रांतिकारी, कट्टर मार्क्सवादी और अंत में आते हैं नव मानवतावादी। ओके, और इन्होंने अपने आप को 1920 में समाजवादी कहा है। तो हम इन्हें एक विचारधारा में नहीं रख सकते। ओके, क्रांतिकारी भी है, मानवतावादी भी है, सब मिक्स है इनके अंदर। ओके, ये इनको मिक्स वेज ज्यादा पसंद था तो उनके विचार वैसे ही है। ठीक है, चलिए,
मजाक कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सर क्वेश्चन कैसे आएंगे यहाँ से? देखिए करिश्मा, यहाँ से इनकी बुक आती है, असेसन रीजन वाले क्वेश्चंस आते हैं, कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें जब हम लोग रिवीजन करेंगे चीजें आपको समझ में आ जाएंगी ऑटोमेटिक। कभी इनके बारे में देखिए, कभी भी कोई भी थिंकर हो, जब वो एक विचारधारा से डायरेक्ट बिलोंग नहीं करता है तो उसकी सिंगल विचारधारा पूछी ही नहीं जाती है। ठीक है, कि ये किस विचारधारा से बिलोंग करता है ना? और अगर क्रांतिकारी है तो उसमें फिर आपको क्रांतिकारी ही मिलेगा, नव मानवतावादी नहीं मिलेगा। और अगर मिलेगा तो उसमें क्या पूछेंगे, फिर ऑप्शन दे देंगे वो नीचे कि 1 2 3 से या 1 2 से, कि क्रांतिकारी भी है, मानवतावादी भी है ना, ए बी, फिर ऐसे ऑप्शन दे देंगे। तो क्वेश्चन अधिकतर वो लोग भी कोशिश करता है, एनडीए भी कोशिश करता है कि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, लेकिन 1 2 क्वेश्चन तो गलत होना स्वाभाविक है एनडीए में। ठीक है, चलिए अब आता है रेडिकल एवं न्यू ह्यूमनिज्म क्या है, एक कट्टरपंथ मानवतावाद और नव मानवतावाद क्या है, इसे हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। हाँ, इनकी बुक तो देखिए, जितने थिंकर में मैं आपको बुक बता रहा हूं वो आप रट लीजिए। ठीक है, क्योंकि जब आपका पीएचडी का एंट्रेंस होगा उसमें भी पूछा जाएगा। ठीक है, एंट्रेंस में बुक भी पूछी जाती है, ऐसा नहीं है कि बुक ना पूछी जाए। ओके, अब रेडिकल एक कट्टरपंथी नव मानवतावाद के बारे में विचार इनका क्या है। एक कट्टरपंथी मानवतावाद है, कट्टरपंथी मानवतावाद या नव मानवतावाद भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो उनके विचार यूरोपीय पुनर्जागरण के तर्क पर, एक मैकियावेली को जब हम लोग पढ़ रहे थे, एक पुनर्जागरण काल से बिलोंग करते हैं, मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं मैकियावेली। तो ये भी एक पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण के तर्कवादी एवं वैज्ञानिकता मानवतावादी के पुनरुत्थान के रूप में देखे जाते हैं। एक साइंटिफिक ह्यूमनिज्म भी है इनका। ओके, एक तार्किक है। ये कहते हैं कि क्रांतिकारी मानवतावाद को एक क्रांतिकारी और मुक्त सामाजिक दर्शन माना है, क्योंकि इसमें 3 मुख्य अवधारणाएं क्या है, फ्रीडम, रीजन एंड मोरालिटी, अर्थात मृत्यु दर नहीं, ये होगा आपका नश्वरता या नैतिकता। ओके, क्योंकि मनुष्य के पास स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, रीजन है, कारण भी है और नैतिकता भी है। तो एक नव मानवतावाद की रचना करते हैं। अब इसमें क्या है इसे थोड़ा समझ लीजिएगा। इसमें अधिकतर चीजें कैसी हैं, ये कहते हैं कि जो भी आप नीति या पॉलिसी बनाएंगे वो कैसी बनाएंगे, व्यक्ति को मध्य में रखकर, अर्थात व्यक्ति को आप केंद्र में रखेंगे, उसे प्रॉफिट होना चाहिए, आप कोई भी नीति बना दीजिएगा, अगर उसे लाभ नहीं होता है तो वो आपकी नीति खराब। इसे कहते हैं कट्टर मानवतावाद। मतलब आप कोई भी काम करिएगा, मानव का लाभ होना चाहिए, अगर मानव का लाभ नहीं होता है तो वो किसी भी प्रकार की पॉलिसी लाभकारी नहीं है। ओके, क्लियर है यहां तक? तो मानवतावाद ये कहता है, और ये इनका विचार जो है यूरोपीय पुनर्जागरण है, पुनर्जागरण तर्कवादी पर आधारित है, तर्कवाद अर्थात रैशनैलिटी, रैशनिस्ट। ओके, साइंटिफिक ह्यूमनिज्म है। ये चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? कोई भी नीति में व्यक्ति का फायदा हो। यस विश्वजीत। ये बात करते हैं मुक्त मनुष्यों के लिए मुक्त समाज। ओके, चलिए, ओके गुड पंकज, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं मानवतावादी मूल्यों की स्थापना कैसे की जाए। तो रॉय कहते हैं सांस्कृतिक संकट से गुजर रही मानव जाति में नैतिक एवं मानवतावादी मूल्यों को प्रतिष्ठित करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई सांस्कृतिक संकट से गुजर रहा है तो उनका मानव जाति में नैतिकता एवं मानवतावादी मूल्यों को प्रतिष्ठित करना चाहिए, और उन नैतिकता एवं मानवीय मूल्यों को महत्व प्रदान करना चाहिए। विश्व के अधिकांश विद्वान संशयवादी थे। राय ने नीति शास्त्र को विश्लेषित बुद्धिवाद पर आधारित किया, जिसमें सभी बुद्धिजीवी उसे ग्रहण कर सकते हैं।
तो मानवतावाद मूल्यों की स्थापना अर्थात मानव की भलाई के बारे में सोचना, मानव की नैतिकता के बारे में सोचना कि हर काम नैतिकता से किए जा सकते हैं, हर काम में अब क्रांति नहीं की जा सकती है। ये बात अब ये यहाँ कहने लगे, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में वो क्रांतिकारी होते हैं, फिर मानवतावादी होते हैं, यहाँ वो क्रांति की बात नहीं करते हैं। ओके, नहीं नहीं, यहाँ कंपेयर नहीं कर सकते हम लॉक से। यहाँ हम लोग इनके पुनर्जागरण, यूरोपीय पुनर्जागरण, इनको कंपेयर करेंगे मैकियावेली के पुनर्जागरण से। ओके करिश्मा, अभी बताएंगे पंकज, सारी पार्टियां हम लिखवा देंगे, क्योंकि ये पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1940 में ये फोर्थ पार्टी थी, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। ओके वेरी गुड, लेकिन हम यहाँ आपको सारी सीक्वेंस में लिखवा देंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो अर्थात इसे थोड़ा समझ लीजिएगा, एम एन रॉय ने मानव इतिहास की व्याख्या करने, या मानव इतिहास की व्याख्या मानव के ही माध्यम से होनी चाहिए, अर्थात किसी बाह्य शक्ति द्वारा नहीं। वो कहते हैं मानव जाति की इतिहास की व्याख्या जो है मानव के ही माध्यम से होनी चाहिए। इतिहास में जो संसाधन है उनसे हम क्यों करें, बाह्य शक्तियों द्वारा क्यों करें? तो बाह्य शक्तियों के अभिप्राय अर्थात ब्रह्म, इस्लाम के अल्लाह, हीगल की आत्मा और सॉरी मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तत्व से हम क्यों करें? जो लोग मनुष्य को ईश्वर निर्मित मानते हैं तथा मनुष्य के भाग्य का निर्माता ईश्वर को मानते हैं, वे मानव की व्याख्या मानव के रूप में नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, बाह्य शक्ति, बाह्य मतलब एक एक्सटर्नल शक्ति द्वारा मानव का जन्म हुआ है। ठीक है, लेकिन ये क्या कहते हैं कि मानव इतिहास की व्याख्या मानव के रूप में नहीं, बल्कि मानव के रूप में ही की जानी चाहिए, है ना। बाह्य शक्ति कुछ माध्यम नहीं है इसका, बाह्य जो एक्सटर्नल पावर है उसका कोई भी महत्व नहीं। ओके, नव मानवतावादी राय का विरोध, राय इसका विरोध करते हैं, और नव मानवतावाद के अनुसार मनुष्य स्वयं का निर्माता है, वह अपने प्रयासों से संसार को अधिक बेहतर बना सकता है। अब वो क्या कहते हैं कि नव मानवतावाद को देखिए, यहाँ वो नव मानवतावाद की जो अवधारणा है, किस अवधारणा को विरोध करते हैं? जैसे हीगल ने कहा, इस्लाम में अल्लाह ने कहा, हिंदू धर्म में ब्रह्म ने कहा, है ना, मनुस्मृति में कहा गया कि मनुष्य ईश्वर द्वारा बना है। तो उन्होंने कहा कि नव मानवतावाद में मनुष्य स्वयं का निर्माता है, तो अपने प्रयासों से वो संसार को और बेहतर बना सकता है, जिसमें नैतिकता होगी, जिसमें लोगों के पास कारण भी होंगे, जिसमें लोगों के पास कोऑपरेशन होगा, सबका सहयोग कर रहे हैं, ये सारी चीजें क्लियर है यहाँ तक? ओके, समझ में आया ये चीज? तो मानव निर्मित संस्था जो है उसका लक्ष्य क्या होगा? व्यक्तिगत स्वतंत्रता होगी, संप्रभुता, स्वतंत्रता, इन सब के बारे में बात करते हैं। अब वो ओके वेरी गुड, अब अगला पॉइंट है, वो कहते हैं मानव ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। प्राणी होने के नाते मनुष्य का संबंध उन्हीं वस्तुओं से होता है जो मानव जीवन को प्रभावित करती है। ओके, जैसे आत्मा जैसी अति प्राकृतिक अवस्था अथवा दैवीय शक्ति मानव चेतना से भिन्न है, उसकी सत्ता को विज्ञान द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। राइट, आत्मा को क्या विज्ञान द्वारा सिद्ध किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता ना। तो जो मानव की चीजें हैं मानव समझ सकता है, तो वो मानव ही अच्छी तरह से समझेगा, ना कि विज्ञान समझेगा। तो नव मानवतावादी उन्हें कोई महत्व नहीं देते हैं, अर्थात मनुष्य का संबंध केवल मनुष्य से होना चाहिए, ब्रह्म तथा परमात्मा जैसी किसी निरपेक्ष सत्ता से नहीं, विज्ञान से नहीं। ओके क्लियर, अर्थात मानव से जितनी भी रिलेटेड वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे, तो मानव एक समझेगा कि हमें पेड़ की आवश्यकता क्यों है। विज्ञान क्या कहेगा कि हमें बस ऑक्सीजन मिलता है इसलिए, ऐसा नहीं है। मानव समझेगा कि पेड़ से हमें बहुत कुछ मिलता है, हमारा खाना भी हो जाता है, लकड़ी भी मिल जाती है, लेकिन विज्ञान क्या समझेगा? ऑक्सीजन। राइट, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो ह्यूमन इज द मेजर ऑफ एवरीथिंग, मानव ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। क्लियर? अगला पॉइंट है व्यक्ति और समाज। नव मानवतावाद व्यक्ति और समाज के संदर्भ में है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थक है। उनकी मान्यता है कि मूल तत्व तो व्यक्ति है, समाज उसकी सृष्टि है।
मूल तत्व जो है व्यक्ति है, समाज उसकी सृष्टि है, समाज उसको कैसे बनाता है। ओके, व्यक्ति ने अपने हितों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही समाज की संरचना की है। अतः व्यक्ति और समाज के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक संबंध इस प्रकार निर्धारित किए जाने चाहिए जिससे कि स्वतंत्रता और उसके अधिकार सुरक्षित रहें। ओके, ये चीज याद रखिएगा यहाँ पर। अब वो कहते हैं व्यक्ति और समाज के जो संबंध हैं आपस में, नैतिकतावादी संबंध है, आर्थिक है, सामाजिक है, ये सारे प्रकार के संबंध हैं, उन्हें ऐसे निर्धारित करना चाहिए कि दोनों स्वतंत्र एवं जो अधिकार दिए जाए वो उनकी सुरक्षित रहे। ओके, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ उन्होंने क्या बात की है कि जो, और अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर है ना। चल, अगला पॉइंट है सामाजिक विकास का आधार वैज्ञानिक साधन। नव मानवतावाद के बारे में कहते हैं कि रॉय कहते हैं मानव समाज के विकास एवं निर्माण में विज्ञान की प्रमुख भूमिका मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक साधनों से ही कारखाने लगाए जा सकते हैं, नहीं निकाली जा सकती है, या लगाए जाएं या निकाली जाए, विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जा सकती हैं और आवश्यक खाद्यान्न उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो देवताओं को प्रसन्न करने से यह संभव नहीं होगा। अब वो कहते हैं कि सामाजिक विकास का आधार क्या है, वैज्ञानिक साधन। तो विज्ञान को भी वहां मानते हैं। अब ये चीज समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां मानव की आवश्यकता है वहां मानव को लाया जाए, जहां विज्ञान की आवश्यकता है वहां विज्ञान को लाया जाए। ओके, और विज्ञान का यूज किया जाए जिससे कि मानव की जो आवश्यकता है और मानव को लाभ मिले। तो ये होता है मानवतावाद। ओके, राइट। तो सामाजिक विकास का आधार वैज्ञानिक साधन होना चाहिए। जो समाज का विकास होता है वो वैज्ञानिक आधार होता है। ओके, और मानव का विकास मानव आधार होता है। क्लियर। चले, सर ईश्वर की नहीं मानते हैं क्या? देखिए करिश्मा, हम लोगों को ईश्वर मानना, ये मानना, वो नहीं पढ़ना है, वो कुछ नहीं पढ़ना है। उनके सिर्फ विचार देखना है। यहाँ ये नहीं पूछा जाएगा कि ये ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते। यहाँ सीधा सीधा पूछा जाएगा ये क्रांतिकारी है, मानवतावादी है और कट्टर मार्क्सवादी है, बस। जिसमें ईश्वर के बारे में कंपेयर कराया जाता है वो हम आपको बता ही देते हैं। ओके, इनको हम आस्तिक भी नहीं कह सकते और नास्तिक भी नहीं कह सकते। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कहते हैं बात, वैचारिक क्रांति की बात करते हैं। वैचारिक क्रांति के समर्थक हैं, अर्थात विचार और मानसिक मानसिक क्रांति की बात करते हैं। हाँ, व्यक्तिक स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता, ये सारी अर्थात वो स्वतंत्रता है जो मानव का लाभ करे। ओके, अब वैचारिक क्रांति की बात करते हैं। जब स्टार्टिंग में जिनका फर्स्ट स्टेज था उसमें वो क्रांतिकारी की बात करते हैं, क्रांतिकारी समर्थन। अब यहाँ विचारों पर क्रांति की बात करते हैं। ये मानसिक एवं वैचारिक क्रांति के समर्थक थे जो व्यक्ति से समाज के नीचे से प्रारंभ होनी चाहिए, अर्थात मार्क्सवादियों की भांति ऊपर से थोपी नहीं जानी चाहिए। अब ये चीज समझ लीजिएगा, यहाँ मार्क्स की क्रांति कैसी थी, ये संसाधनों पर आधारित है और उसे ऊपर से हम लोग सबके ऊपर डाल देंगे, मतलब सभी लोग क्रांति करेंगे, राइट। कि हमें सीधी सी बात, हमारा क्या हुआ है, शोषण हुआ बुजुर्ग वर्ग ने, पूंजीपति वर्गों ने, इसलिए हम लोग क्रांति कर रहे हैं। ये मार्क्स का पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन यहाँ वैचारिक क्रांति मानवतावादी में क्या हुआ, एम एन रॉय का, कि अब हम लोग जो भी क्रांति करेंगे वो वैचारिक करेंगे। लोगों को शिक्षित करना आवश्यक हो जाएगा। लोगों को शिक्षित करेंगे, उनसे कहेंगे आपका शोषण कहाँ हो रहा है, देखिएगा, समझिएगा, और उनको कि आपका शोषण कहाँ हो रहा है, तब उनको आप वो शिक्षित करेंगे, तब वो क्रांति करेंगे। फिर वो वैचारिक क्रांति करेंगे, वो वहां से निकलेंगे और अपना कोई काम करेंगे अच्छे से। ओके, तो वैचारिक क्रांति के संदर्भ में नव मानवतावादी की मान्यता है कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं विधाता है, इसलिए अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आत्म विकास के लिए अति मानवीय सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। आत्म विकास के लिए अति मानवीय मतलब मानव की ज्यादा सत्ता हो जाए वो भी अच्छा नहीं है, जैसे सरकार। अर्थात यहाँ क्या किया जाएगा कि संसदीय लोकतंत्र के समर्थक नहीं है। ओके, ये चीज याद रख लीजिएगा, संसदीय लोकतंत्र के विरोध किया, क्योंकि अति मानव सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं।
संसदीय लोकतंत्र क्या होता है, वहाँ मानव ज़्यादा हो जाते हैं और मानव की बात, क्योंकि कानून भी वहाँ पार्लियामेंट में बनाते हैं लोग, जो प्रतिनिधि जाते हैं, और उन पर हम लोग विश्वास ज़्यादा नहीं कर सकते। क्योंकि जब आपको हमने कांग्रेस के बारे में बताया था, क्योंकि कांग्रेस हमें जब बेटे से स्वतंत्र करा देगी, उन्होंने कहा था, फिर क्या होगा, वो लोग हमारे ऊपर शासन करने लगे, तो हम संसदीय लोकतंत्र का विरोध करते हैं, वो कहते हैं। संसदीय लोकतंत्र की जगह उन्होंने एक अच्छा शब्द यूज किया है, उसे नोट कर लीजिएगा। वो संसदीय लोकतंत्र का विरोध करते हैं, उसकी जगह इन्होंने माना संगठित लोकतंत्र, संगठित लोकतंत्र का समर्थन किया। ओके, अर्थात विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राजनीति और नीति क्या है? तो रॉय कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दुष्परिणाम देखे जा चुके हैं, अतः सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाने पर बल दिया। अब मोरालिटी के बारे में बात करते हैं। नैतिकता अपनाने पर बल देते हैं, क्योंकि क्रांति हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, नुकसान हुआ अधिकतर, तो उन्होंने कहा नैतिकता अपनानी चाहिए लोगों को। और इस संबंध में रॉय ने गांधी जी से पूरी तरह सहमत थे। स्टार्टिंग में क्या था, ये गांधी के आलोचक थे। अब यहाँ क्या हो गए, समर्थक हो गए गांधी की तरह, गांधी को पूरे अच्छी तरह से समझने लगे, क्योंकि जेल से होके आ गए। राइट, क्लियर है यहाँ तक? राजनीति, राजनीतिक भी नैतिक होने चाहिए, मतलब जो राजनीति कर रहे हैं, जो नेता है, वो नैतिक होने चाहिए। रॉय राजनीति का नैतिकतीकरण अर्थात ये मान लीजिए मॉरलिज्म करना चाहते हैं, नैतिकतावाद करना चाहते हैं, जबकि गांधी जी इसका आध्यात्मिकरण करना चाहते थे। यहाँ देखिए, अब दोनों चीज आपको समझ में आ जाएंगी। गांधी की समर्थन तो किया है, गांधी का राजनीति पर नैतिकता का बल देना, लेकिन गांधी जी क्या बात करते थे, गांधी जी राजनीति को एक आध्यात्मिकरण, है ना, कि जैसा आप अपने लिए सोचे वैसा दूसरों के लिए सोचे। लेकिन यहाँ रॉय ने क्या कहा, राजनीति का हम क्या करेंगे, नैतिकता का, अर्थात नैतिकतीकरण वाली चीज। ओके, जिसमें क्या होगा, लोग नैतिक होंगे, बड़ों का सम्मान कर रहे हैं। ओके, अर्थात नैतिकता का स्रोत क्या होगा, स्वयं मानव आत्मा को मानते हैं। गांधी जी ईश्वर को मानते हैं। अब नैतिकता और आध्यात्मिकता में, दोनों में अंतर है। गांधी जी का नैतिकता क्या है, गांधी जी ईश्वर को मानते हैं, लेकिन रॉय नैतिकता का स्रोत क्या मानते हैं, स्वयं व्यक्ति की आत्मा से आती है नैतिकता। ओके, राय के विचार में ईश्वर और आध्यात्म को मानव जीवन के विकास के मध्य चौधरी नहीं बनना चाहिए। तो उन्होंने, राय ने सीधा सीधा मना किया कि आप ईश्वर के नाम पे, धर्म के नाम पर ये ना कहें कि लोगों को ये करना चाहिए। लोगों को अपने अपने अंदर की आत्मा के बारे में सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और उसके बारे में डिसीजन लेने चाहिए, जिससे हर किसी व्यक्ति की आत्मा क्या कहती है, एक अच्छा नागरिक बने और अच्छे काम करें। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई दंगे बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके बाहर से कोई गलत अ, संगति का असर पड़ जाता है, कभी कभी कोई मजबूरी बन जाता है, ये कारण होते हैं। ओके, तो नैतिकता के बारे में गांधी एवं एम.एन. रॉय दोनों अलग अलग हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ओके, एक बार थम्स अप दीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड। चलिए,
अब राजनीति और शासन सत्ता के बारे में बात करते हैं। साम्यवादियों की तरह सत्ता के केंद्रीकरण के पक्षपाती नहीं थे। मतलब केंद्र में रहे सारी चीजें, सेंट्रलाइजेशन का इन्होंने विरोध किया है। तो इन्होंने क्या माना? डिसेंट्रलाइजेशन, अर्थात विकेंद्रीकरण। ओके, गांव अपने स्तर पर राजनीति करे, शहर अपने स्तर पर। तो उन्होंने राजनीतिक दलों की भूमिका में भी तनिक विश्वास नहीं किया। अब यहाँ एक चीज याद रखिएगा, ये पार्टी सिस्टम को नहीं मानते हैं। ओके, वे सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक विकास में दलीय संगठनों द्वारा राज्य शक्ति पर अधिकार करने के अपेक्षा गांव और कारखानों के सघन कार्य करने को महत्वपूर्ण मानते हैं। इस संबंध में वे अराजकतावादियों के अधिक समीप थे और वे शासन तंत्र में जनता की अधिकता, मतलब जनता को सर्वोपरि मानते हुए जनता का सबसे ज्यादा योगदान हो, जनता साझेदार हो बड़े बड़े उद्योगों में, इसके वो पक्षधर थे। तो लोकतंत्र के केंद्रीकरण का विरोध किया है उन्होंने, और सत्ता की स्थानीय समितियों के हाथ में सौंप देना चाहते हैं। अर्थात स्थानीय सत्ता जैसे आपके गांव में है ना, गांव में होते हैं प्रधान, उसकी बात करते हैं ये। तो इस बात के पक्षधर थे कि वोट के आधार पर लोग शासन के शीर्ष स्थानों पर ना पहुंचे, बल्कि नैतिकता एवं बौद्धिक दृष्टि से विकसित लोगों को वे स्थान मिले जो वास्तविक में जनहित पर है। अगर हम लोग वोट दे देंगे, जैसे आज के टाइम में अगर देखा जाए, तो एम एन रॉय की ने जो बात की है कि आज के टाइम में अगर हम पॉलिटिकल पार्टी को जिताते हैं तो वो अंत में हमारे ऊपर शासन करती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो हमारे ऊपर शासन करती है। हमने वोटों से जिता दिया, ठीक है। अब उनमें कोई किसी प्रकार की ना नैतिकता बची है ना बौद्धिक दृष्टि बची है। नैतिकता के नाम पे एकदम जीरो है, बौद्धिक दृष्टि एकदम जीरो है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों की मदद लेते हैं, अपने आप से तो कोई डिसीजन लेते नहीं है ना। नैतिकता तो बिल्कुल है ही नहीं, अगर आप अच्छे से बात करेंगे तो करेंगे नहीं, है ना। तो उन्होंने कहा अब जो नेता बने, लीडर बने, जो राज्य करे, तो वो नैतिकता एवं बौद्धिक दृष्टि से करे। ओके, क्लियर है यहाँ तक? लोगों को स्थान मिले उसमें। चलिए, अब बात करते हैं संगठित लोकतंत्र। संगठित लोकतंत्र क्या है, पीछे हम लोगों ने देखा था, तो उसको हम समझ लेते हैं। शासन सत्ता में केवल नैतिक लोगों की पहुंच हो, यह संगठित लोकतंत्र। ओनली मोरल व्यक्ति पहुंचे, ओनली मोरल पीपल रीच द पावर ऑफ गवर्नेंस। ओके, वह मिलकर राजनीतिक दल के रूप में संयुक्त रूप से काम करेंगे। यहाँ चीज याद रखिएगा, इन्होंने पार्टी सिस्टम का विरोध तो किया है, लेकिन राजनीतिक पार्टी नहीं होगी। अब ये राजनीतिक दल के रूप में कौन काम करेगा? वे लोग करेंगे जो नैतिक होंगे। ओके, जिन्हें नैतिकता होगी, वो लोग अपना एक सामूहिक रूप से काम करेंगे, संयुक्त रूप से, और उससे ही वो राजनीतिक दल बनाएंगे। और उसमें कौन कौन लोग होंगे ये चीज समझ लीजिएगा। राय ने संगठित लोकतंत्र के लिए चुनाव एवं चयन दोनों प्रक्रियाओं को अपनाने के पक्षधर थे। चुनाव होगा और चयन भी होगा। वहां उन्होंने थोड़ा विरोध किया कि ये प्रक्रियाएं सही नहीं है, लेकिन उन्होंने पूर्णतः विरोध नहीं किया था। उन्होंने कहा ये प्रक्रियाएं सही हैं, लेकिन हमें चुनना किसको है? इंजीनियर, डॉक्टर, कानून शास्त्री आदि की परिषदें हों, और वे अपनी नैतिकता एवं योग्य लोगों के नामों से शासन के लिए प्रमुख एवं प्रधान हों। ओके, कुछ योग्य व्यक्तियों को ही नामांकित करें। यह कार्य सैद्धांतिक रूप से भले ही ठीक प्रतीत ना हो, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो बताते हैं कि बहुत अच्छा होगा। क्यों होगा? इंजीनियर होगा, वो भी भलाई में सोच रहा होगा, समाज के विकास के बारे में सोचता है। डॉक्टर है, वो भी भलाई के बारे में सोचता है। कानून शास्त्री है, वो भी एक अच्छे अच्छे कानून लाते हैं। ऐसे ही प्रशासनिक अधिकारी कई होंगे, वो सब अच्छे अच्छे काम के लिए सोचते हैं। लेकिन एक जब नेता होता है, वो सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचता है और अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, राइट। ये बात कहीं से किसी से छुपी नहीं है। कोई भी नेता हो, वो अपना सिर्फ पेट भरने के लिए करते हैं। जिस दिन वो जनता के लिए पैसा लगा दे, उस दिन देश कुछ आगे ही होगा, राइट। यहाँ तक क्लियर सभी को?
चलिए, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ओके, वेरी गुड। अब इनका थोड़ा हम वो देख लेते हैं, मूल्यांकन, इनके बारे में क्या कहा जाता है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो एम एन राय नव मानवतावाद के समर्थक हैं। वे दल विहीन लोकतंत्र को सामाजिक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानते हैं। दल विहीन लोकतंत्र क्या होता है? जिसमें पॉलिटिकल पार्टी ना हो, ये चीज याद रखिए। दल विहीन, बिना दल का लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ओके। वे एकाधिकारी पूंजीवाद के विरोधी हैं। एकाधिकारी मतलब एकल पूंजीवाद खराब है। वह साम्यवादी अधिनायकवाद के आलोचक हैं। साम्यवाद के समर्थक है, लेकिन साम्यवादी आलोचक, अधिनायकवाद मतलब एक का शासन हो, वो गलत है। एक प्रकार के गिल्ड समाज के समीप थी। गिल्ड समाज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन नोट्स में मैंने लिख के नहीं दिया है, अगर आपको याद हो। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि आप लोग क्लास में आते हैं और बैठ जाते हैं, कोई लिखता है नहीं ना, इसलिए मैंने वहां नहीं दिया था, क्योंकि उसे लिखिएगा, है ना। तो गिल्ड सोशलिज्म क्या है, इसके बारे में बताइए। विश्वजीत बताया तो है, बिना दल का डेमोक्रेसी अर्थात संगठित लोकतंत्र। संगठित लोकतंत्र में जो दल बनेगा वो किन लोगों से बनेगा? मैंने आपको बताया है, इंजीनियर, डॉक्टर, कानून शास्त्री, इन सब लोगों से वो दल बनेगा। ओके। संगठित लोकतंत्र की बात करते हैं, ना कि दलीय लोकतंत्र की। ओके। दल वाला लोकतंत्र नहीं होगा, संगठित लोकतंत्र होगा। यस, नो पॉलिटिकल पार्टी। क्लियर? तो अब यहां से चीजें याद रखना है उनकी, कि उन्होंने पूंजीवाद के विरोधी हैं, दलविहीन लोकतंत्र को समर्थन करते हैं, और गिल्ड समाज के समीप हैं, साम्यवादी अधिनायकवाद का आलोचक हैं, है ना, और विकेंद्रीकरण को मानते हैं, सहयोग एवं नैतिकता पर आधारित शासन व्यवस्था के समर्थक हैं वो, और सदैव सहकारी आंदोलन एवं सहकारी व्यवस्था का समर्थन करते हैं। सभी लोग सहयोग करेंगे। ओके। कोऑपरेटिव सोसाइटी एवं कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। वे व्यक्ति स्वतंत्र एवं विचार स्वतंत्र के पक्षधर हैं, मतलब व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए और उसके विचार स्वतंत्र होने चाहिए। उनकी मान्यता है कि मानव बुद्धि, विवेक, नैतिकता एवं विज्ञान की मानव जाति की अपार सेवा की है, और इसी के द्वारा अब भी मानव जाति का विकास संभव हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब मानव पहले भी थे और अभी भी हैं, पहले क्या था? मानव के अंदर बुद्धि थी, विवेक था, नैतिकता थी। आज हम लोगों के अंदर ये सारी चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छुप गई हैं। क्यों छुप गई हैं? क्योंकि समाज में क्या है? आज टेक्नोलॉजी है। आज हम एक दूसरे से बात बहुत कम कर पाते हैं, है ना, तो हमारी तार्किक क्षमता वैसे ही वैसे घटती जाती है। ओके। तो और बात भी करते हैं, अगर कहो कि आप सर हम अपने दोस्त से बात करते हैं, तो बात हर प्रकार की होती है ना। आप दोस्त से बात कर रहे हो, हंसी मजाक ही होता रहता है, तो ये बातें कहीं आपका तार्किक विकास नहीं करती। ओके। अगला पॉइंट है, अपने सैद्धांतिक गुणों के बावजूद नव मार्क्सवादी विचारधारा कुछ बुद्धिजीवियों तक ही सीमित रही है, उसे कोई जनाधार नहीं मिल पाया है और वह लोकप्रिय नहीं हुई। तो नव मार्क्सवादी जो विचारधारा, सॉरी, नव मानवतावादी जो विचारधारा थी, वो कुछ ही लोगों के पास रह गई है, आगे सही से विकास नहीं हो पाया, क्योंकि लोग नैतिक नहीं बन पाए, और ये विचारधारा धरी की धरी रह गई। यहाँ तक क्लियर सभी को? आई होप क्लियर होगा। अब हम लोग देख लेते हैं मानवतावाद का आशय क्या है, मीनिंग ऑफ न्यू ह्यूमनिज्म। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था। यूरोपीय पुनर्जागरण से प्रभावित है, व्यक्ति को केंद्र में रखता है, मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मानदंड है। उन्होंने नव मानवतावाद के समाज के आर्थिक पुनर्गठन तथा शिक्षा पर बल दिया। क्रांति शिक्षा एवं सहमति के रास्ते रास्ते से आती है, मतलब लोग जब पढ़ेंगे तभी आएगा। ओके। मतलब आप लोगों ने पढ़ा नहीं है गिल्ड सोशलिज्म, है ना? पढ़ के आइएगा, शाम के बताएंगे हम। आप भी मत पढ़िएगा, हम भी नहीं बताएंगे। रिवीजन फिर क्या किया गुड्डू, विश्वजीत? इतने दिन की छुट्टी थी, पढ़ते हो नहीं आप लोग? पढ़ा करो। देखो, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा क्लास में। अगला पॉइंट है, बहुलवादी समाजवाद का, समाज का समर्थन की सभी लोग करेंगे साथ में, है ना, सभी लोग शामिल होंगे। विकेंद्रीकरण राजनीतिक प्रणाली होगी, दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन किया। यहाँ तक क्लियर?
अब तो नहीं होगा गुड्डू और विश्वजीत, अब नहीं होगा कुछ, पढ़ के आना पड़ेगा तभी कुछ होगा। चलिए, उन्होंने मार्क्स की आलोचना भी की है, तो कट्टरपंथी मानवतावाद की उनकी अवधारणा कुल संशोधित दृष्टिकोण है, मानववाद का त्याग है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये चीज याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि एम एन रॉय ने कट्टरपंथी मानवतावाद की अवधारणा को चुना है या उसे अपने अंदर एडॉप्ट किया है, तो किस दृष्टिकोण को त्यागा है, या पूछ लिया जाएगा कि मार्क्सवाद को त्यागने के बाद एम एन रॉय ने कौन सी विचारधारा या कौन सा विचार अपनाया, तो कट्टरपंथी मानवतावाद। ओके, या पूछ लिया जाएगा न्यू ह्यूमनिज्म को किसको, किस विचारधारा को त्याग कर अपनाया है, तो मार्क्सवाद को। ओके, ये चीज याद रखिएगा। आलोचना की है कि यह केवल उन्नत औद्योगिक समाज के लिए उपयोगित है, ना कि पिछड़े। उन्होंने कहा है कि ये भारत में नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत में कभी चरम पे आएगा ही नहीं शोषण, क्योंकि भारत इतना डेवलप तो है नहीं। और मार्क्स ने जो भी वो किया था, जो भी क्रांति की थी, वो उन्होंने अपने औद्योगिक क्षेत्र में की थी। तो उन्होंने जब संशोधन किया अपनी बातों में, एम एन रॉय ने, कि ये भारत में नहीं हो सकता है। अगला पॉइंट है, वह मनुष्य पुरुषों के, वह मुक्त पुरुषों के विकास को भी बाधित करता है, क्योंकि इतिहास की आर्थिक व्याख्या ने मनुष्य की रचनात्मक एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की नींव को नकार दिया था। ओके, यस, मार्क्सवाद को त्यागा था ना, मैंने आपको 3 स्टेज बताई, वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैनिपुलेट करके। ओके, ये कुछ पॉइंट है। रॉय ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को भी, वो थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू को भी अस्वीकार किया। अतिरिक्त मूल्य के अभाव में कोई समाज प्रगति नहीं कर सकता है, कहते हैं। कुछ इनके कोट्स हैं, तो ये याद आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिएगा। स्वतंत्रता, ज्ञान, सत्य ऐसे मूल्य हैं जिन्हें एक साथ जी कर सराहा जाना चाहिए। ओके, स्वतंत्रता, ज्ञान एवं सत्य एक मुक्त समाज में केवल मुक्त मनुष्यों द्वारा ही बनाया जा सकता है। एक अच्छा समाज केवल अच्छे पुरुषों द्वारा ही बनाया जा सकता है। ओके, दलीय प्रणाली लोगों से सबसे बुरे और सामने लाई, और राजनीतिक दल के नेता लोगों को परम पिछड़ेपन को सामने लाई। तो ये सारी आप चीजें पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं आता है समझ में तो आप हमसे पूछिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको बताने हैं कि इनका आंसर क्या है। चलिए बताइए, एम एन रॉय ने कट्टरपंथी मानवतावाद की मुख्य अवधारणा क्या है? चलिए आंसर दीजिए। गुड्डू राष्ट्रवादी नहीं है, वो क्रांतिकारी है। ओके, स्टार्टिंग में क्रांतिकारी, क्रांतिकारी, फिर मार्क्सवादी, फिर अंत में आते हैं मानवतावादी। चलिए ऑप्शन सी आ रहा है ना? पहला और चौथा है ना? तो क्या है क्वेश्चन कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। व्हाट इज एंड और द मेन कॉन्सेप्ट एम एन रॉय रेडिकल ह्यूमनिज्म। तो मानवतावाद की मुख्य अवधारणा उन्होंने पूछी है, तो क्या है ये आपको बताना है। हमें ये बताइए, जो भी दे रहे हैं सी सी, आपको डी आंसर नहीं दिख रहा है? चौथा था, सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। फ्रीडम, रीजन एंड मॉरलिटी के बारे में बात करते हैं? स्वतंत्रता, कारण एवं नैतिकता, नश्यरता, बिस्सी, मतलब क्लास में ध्यान नहीं था आप लोगों का, जो भी आंसर गलत दे रहे हैं। चलिए, एम एन रॉय का कट्टरपंथी मानवतावाद का सिद्धांत किसका परित्याग है, ये अभी बताया। एम एन रॉय कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज्म इज रियोनकेशंस, मतलब किसका परित्याग है। ओके, वेरी गुड, ए, याद करिएगा, है ना? अगला है रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन किनकी है, तो एम एन रॉय, ये भी याद रखिएगा, वेरी गुड। ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन है, इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज के सेशन में अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा, है ना? अगर नहीं भी आया है, डोंट वरी, एक बार पढ़िएगा नोट्स, उसके बाद हम लोग 8 PM पर फिर मिलेंगे, तो वहाँ जो भी डाउट होंगे पूछ लीजिएगा, क्योंकि आज हम लोग कबीर एंड बरनी को पढ़ेंगे। ओके,
ओके, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच। मिलते हैं हम लोग शाम को 8 PM। नोट्स अपलोड कर दिए हैं तो इनको पढ़ लीजिएगा। बर्थ डेट कंफर्म कर दीजिएगा 1887 वेस्ट बंगाल। ओके, इंट्रोडक्शन में टॉपिक पीपीटी में, पीपीटी में क्या है, नोट्स में क्या है, 80-87 करिएगा। ओके, नोट्स में जो भी हो उसे भी 80-87 कर लीजिएगा। देखते हैं, रुकिएगा। हाँ, 86 एंड 87, 86 है। ओके, 86 87 दोनों नहीं आएंगे, फिलहाल डेट चेंज कर देते हैं, तो 86 87 याद रखिएगा। ओके, 1-2 साल का अंतर रहता है क्योंकि ये थिंकर ऐसे हैं, इनके बारे में कभी डेट कंफर्म हो नहीं पाती है। ओके, तो 87 86 याद रखिएगा, 85 नहीं है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ओके, अब मिलते हैं हम लोग शाम को 8 PM। ओके, थैंक यू।